नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं नूह हिंसा की खबर से। 2 दिन पहले नूह में शुरू हुई हिंसा गुड़गांव और दूसरे इलाकों में फैल गई। अब हालात काबू में है, पर 2 दिनों तक जो कुछ झुलसा उसकी भरपाई आसान नहीं। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। बुधवार को नूह में झुलसी हुई गाड़ियों का ढेर हटाने में जुटी रही पुलिस। क्रेन से उठाकर इन्हें थाने लाया जाता रहा। जिन गाड़ियों में आग लगाई गई, आगजनी हुई, उसको या उन गाड़ियों को जगह जगह से नूह के अलग अलग इलाकों से उठाकर, क्रेन के जरिए उठाकर थाने में इस तरह से जमा करने का काम अभी भी चल रहा है। संख्या तो अभी नहीं बताई गई है पुलिस की तरफ से, लेकिन ये तस्वीरें ही बता रही हैं कि कितनी बड़ी संख्या में आगजनी हुई है। उधर गुरुग्राम में मंगलवार की हिंसा के बाद बुधवार को रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। इन सब के बीच राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हेट स्पीच देने वालों पर कार्रवाई होगी और जिनका नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा मिलेगा। हमने एक एक्ट बना लिया है और उस एक्ट में ये पारित किया गया है कि कोई भी जो लॉस है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी का होगा, चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का होगा, ये ठीक है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का तो सरकार ही सू करेगी, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी का उसको अपने आप सू करना पड़ता है। तो जिन्होंने नुकसान किया है वो इस बात के लायबल हैं कि उनसे वो भरपाई कराई जाए। तो हम उसका पूरा अपना जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका हम करेंगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों को भी उनको कहेंगे कि इसकी लायबिलिटी जिनके ऊपर है उनसे वसूल किया जाए। नूह में जिला प्रशासन ने हालात सामान्य देखते हुए कर्फ्यू में 3 बजे से 5 बजे तक की छूट भी दी ताकि लोग जरूरी सामान खरीद सकें। हालांकि सुरक्षा में कोई कमी नहीं की गई है। 14 पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ स्टेशन हैं आज की डेट में। 12 कंपनियां डिप्लॉयड हैं, 2 कंपनियां रिजर्व में हैं। साथ ही साथ हमारे हरियाणा पुलिस की भी ऑलमोस्ट 20 कंपनियां यहाँ डिप्लॉयड हैं। हमारे पुलिस जो हमारा पुलिस विभाग है उसमें डिस्ट्रिक्ट एसपी के अलावा जो है हमारे 6 और आईपीएस ऑफिसर्स हैं हु हैव बीन डिप्यूटेड ऑन हियर ऑन वेरियस ड्यूटीज। साथ ही साथ जो है मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा और डीजीपी कार्यालय द्वारा जो है इसकी समय समय पे समीक्षा की जा रही है। लेकिन लोगों में डर बरकरार है। गुरुग्राम में कई परिवार घर छोड़कर दूसरी जगहों पर जाते दिखे। जो आपका रूम पे है सारे को खाली कर दो। जो मुस्लिम बोला कि जो मुस्लिम है उसको खाली कर दो जल्दी। कितने लोगों ने आके बोला ये? 50-60 जन आया था। 50-60 लोग हाँ। आए। कितने दिनों में खाली करने को बोला? 2 दिन से 2 दिन के अंदर अंदर खाली कर दो। और ये कल आए थे? हाँ, कल शाम को आए थे 7 बजे। अच्छा, तो सारे लोग तो चला ही गया। हम लोग 15-16 आदमी घर है, ये बचा हुआ है। कितने घर हैं यहाँ पर? सिर्फ 100 का ज्यादा होगी। और अब कितने फैमिलीज बची हैं यहाँ पर? 15-16 आदमी है इधर। उधर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने दिल्ली और फरीदाबाद के बीच हाईवे 9 को जाम कर रखा था, जिसे बाद में खोला गया। इस हिंसा को लेकर बजरंग दल ने दिल्ली में 23 रैलियां करने का ऐलान किया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, जिस पर अब शुक्रवार को सुनवाई होगी। बुधवार को नूह, सोना, गुरुग्राम कहीं से कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं आई, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह की ये हिंसा हो रही है वो ये बताती है कि लोगों के दिलों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं और जब तक इन दूरियों को पाटा नहीं जाएगा तब तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल सकता। और ये दूरियां पाटने का केवल एक ही तरीका है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। गुरुग्राम और नूह से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन, मनोज ठाकुर और प्रियांशी शर्मा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं जयपुर मुंबई एक्सप्रेस गोलीकांड की। आरोपी कांस्टेबल चेतन सिंह की मानसिक स्थिति को लेकर कई बातें तो सामने आई हैं, लेकिन अब ये साफ होता हुआ दिख रहा है कि उसने ट्रेन के भीतर एक ही समुदाय के लोगों को चुन चुनकर निशाना बनाया था। चौथे शख्स की जिनकी मौत हुई उनकी पहचान सैयद सैफुद्दीन के रूप में हुई है। हैदराबाद से इनका परिवार उनका शव लेने के लिए मुंबई पहुंचा और ये कहा उन्होंने कि उन्हें ये बात पता चल चुकी है कि सैफुद्दीन पर गोली चलाने से पहले उनकी पहचान सुनिश्चित की गई थी। सुनील सिंह की विशेष रिपोर्ट देखिए।
मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में आरपीएफ जवान की गोली से मरे चौथे शख्स की भी पहचान हो गई है। नाम है सैयद सैफुद्दीन। 43 साल के सैफुद्दीन हैदराबाद की एक मोबाइल दुकान में काम करते थे। दुकान मालिक के साथ ही जयपुर से मुंबई आ रहे थे कि आरपीएफ कांस्टेबल चेतन की गोली के शिकार हो गए। हैदराबाद से सैफुद्दीन के परिवार के साथ मुंबई आए एआईएमआईएम के नगर सेवक आरिफ रिजवान ने आरोपी सिपाही की मंशा पर सवाल उठाया है। शॉप के ओनर के जो बेटे हैं, उन्होंने यहाँ पर आने के बाद ये बताया कि ये वहाँ पर जाकर आदमी को उठाकर इनके चेहरे को देखकर इनका नाम पूछकर इनको दूसरे कंपार्टमेंट में ले जाकर उनको शूट किया। इस मामले की जांच कर रही जीआरपी ने अभी तक कई लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें एक B5 के कोच अटेंडेंट के शुक्ला भी हैं। उनका कहना है कि वारदात के समय वो सो रहे थे, लेकिन आवाज के बाद उठे और जाकर देखा तो एएसआई टीकाराम मीना खून से लथपथ नीचे पड़े थे। कुछ बोल नहीं रहे थे, खाली खड़े थे बस। 4-5 मिनट खड़े थे। इसके बाद फिर वो आगे चले गए। अब आगे कहाँ तक गए ये तो देखे नहीं। फिर 10-5 मिनट बाद फिर वो आए, फिर वहीं 4-5 मिनट खड़े थे वापस। इसके बाद फिर वो आगे गए, फिर आगे किसको मारा क्या किया वो नहीं देखे। इस बीच सवाल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पर भी उठा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि आरोपी आरपीएफ जवान मेंटली डिस्टर्ब था। मथुरा से उसके डॉक्टर का 13 फरवरी 2023 को लिखा एक कागज भी घूम रहा है, जिसमें उसके मानसिक इलाज की बात लिखी है। सवाल है कि चेतन अगर मेंटली डिस्टर्ब था तो उसे भरी बंदूक के साथ ड्यूटी क्यों दी गई। हालांकि आरपीएफ का कहना है कि चेतन ने कभी डिपार्टमेंट में इस बात का जिक्र नहीं किया था, लेकिन इस वारदात के बाद जागी रेलवे ने अब इसके लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित हुई है जो एडीजे आरपीएफ इसके नेतृत्व करेंगे। इसके अलावा जो हमारे जो आरपीएफ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, पीएचओडी हैं, पीसीएससी साहब सेंट्रल रेलवे के और वेस्टर्न रेलवे के, वो भी इस कमेटी का हिस्सा रहेंगे। इसके अलावा 3 और अन्य अधिकारी हैं डिफरेंट रेलवे से, जिसमें मेडिकल टीम के भी हेड हैं, जो हमारा पर्सनल विभाग है उसके भी हेड हैं, और जो कमर्शियल होता है उसके विभाग के हेड हैं। तो टोटल ये कमेटी एक बनाई गई है, गठित की गई है, जो कि इस मामले की भी फैक्ट फाइंडिंग करेगा और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो और क्या एहतियाती कदम हम लोग उठा सकते हैं उसके बारे में अपनी विस्तृत रिपोर्ट सबमिट करेगा। 31 जुलाई की इस वारदात से कई सवाल उठ रहे हैं। सुरक्षा बलों की मानसिक स्थिति का सवाल तो है ही, ये भी है कि कहीं इसका कोई सांप्रदायिक पहलू भी तो नहीं है, जो हादसे के वीडियो में भी नजर आ रहा है और मारे जाने वाले लोगों की पहचान में भी। हालांकि वीडियो की पुष्टि अभी की जानी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज और कैमरामैन प्रवीण रोहित साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत हो चुकी है। मौत की वजह जानने के लिए इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। 26 मार्च से अब तक आपको बता दें कि 9 चीतों की यहां पर मौत हो चुकी है, जिनमें 3 शावक भी शामिल हैं, जिनका जन्म कूनो में हुआ था। धात्री ने दम तोड़ दिया। वो कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में घूम रही थी। स्वास्थ्य परीक्षण के लिए उसे बोमा में लाया जाना था, लेकिन 10 दिनों से वन विभाग की टीम उसे तलाश ही रही थी। रेडियो कॉलर में खराबी की वजह से धात्री मिल नहीं रही थी। एक दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। टिब्लिसी नाम की, जिसको धात्री नाम दिया गया था, उस मादा चीते का आज मौत हुई है और मौत के कारण का पता लगाने के लिए हम लोग पोस्टमार्टम कर रहे हैं। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। और अभी तक जो मौत हुई है उसमें ज्यादातर मौतें प्राकृतिक कारणों से ही हुई हैं, बल्कि लगभग 100% मौतें प्राकृतिक कारणों से हुई हैं। फिलहाल कूनो नेशनल पार्क में रखे गए 14 चीते, 7 नर, 6 मादा और 1 शावक स्वस्थ हैं। उनका लगातार स्वास्थ्य परीक्षण कूनो और नामीबिया के वन्य प्राणी विशेषज्ञ कर रहे हैं। लेकिन मार्च से अब तक 9 चीतों की मौत हो चुकी है। 27 मार्च को साशा नाम की मादा चीता की किडनी की बीमारी की वजह से मौत हुई। 23 अप्रैल को उदय की, 9 मई को दक्षा की। 23 से 25 मई के बीच कूनो में जन्मे 3 शावकों की मौत हुई। 11 जुलाई को एक नर चीता तेजस मृत पाया गया। 14 जुलाई को दक्षिण अफ्रीका से आए सूरज ने दम तोड़ दिया था। प्रशासन ने कहा था कि कॉलर की वजह से किसी चीते की मौत नहीं हुई, लेकिन सूरज की मौत के वक्त एनडीटीवी के हाथ कुछ वीडियो लगे थे, जिसमें एक विशेषज्ञ सूरज के कॉलर का परीक्षण कर रहे थे। वहीं जो विदेश से विशेषज्ञ आए हैं, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि चीतों को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर उन्हें अंधेरे में रखा गया। श्योपुर से अपने सहयोगी अजय और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और खबर फैली कि तिरुपति मंदिर में अब नंदिनी घी से लड्डू नहीं बनेंगे, क्योंकि नंदिनी घी अब महंगा हो गया है। पर क्या यही है असली वजह? निहाल किदवई की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कर्नाटका में मान्यता है कि तिरुपति का मशहूर लड्डू प्रसाद नंदिनी घी से ही तैयार किया जाता है। लेकिन एक खबर है
कि नंदिनी दूध का दाम 3 रुपए लीटर बढ़ने से नंदिनी घी के दाम भी बढ़े हैं। ऐसे में तिरुपति मंदिर अब लड्डू बनाने में नंदिनी घी का प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन नंदिनी घी बनाने वाले कर्नाटका मिल्क फेडरेशन के मुताबिक पिछले 1.5 सालों से तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को नंदिनी घी सप्लाई नहीं किया जा रहा है, यानी दूध के दामों में हुई हाल की बढ़ोतरी से इसका कोई लेना देना नहीं है। Somebody would have quoted lesser price than KMF. जो बिडर कम कीमत की बोली लगाता है उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, इसमें कोई विवाद नहीं है। हम घी की सप्लाई जारी रखना चाहते हैं, लेकिन आखिरी बार हमने 2021-22 में घी सप्लाई किया था। ये मामला कीमत का है। So we have stopped supply in 21-22 itself, just because of the issue with price. तिरुपति मंदिर में रोज तकरीबन 3 लाख लड्डू बनाए जाते हैं। 6 महीने में लगभग 2100 टन घी की ऑनलाइन बिडिंग मंदिर ट्रस्ट की तरफ से की जाती है। सबसे कम दाम देने वाले को सप्लाई का ठेका मिलता है। 1-2 रुपए का फर्क भी दूसरे सप्लायर के लिए रास्ता खोल देता है। 2022 की शुरुआत से ही नंदिनी घी ऑनलाइन बोली में पिछड़ रहा है और घी सप्लाई का ठेका किसी दूसरे ब्रांड को मिल रहा है। केएमएफ घी के साथ साथ अब स्किम्ड मिल्क पाउडर की कीमत भी बढ़ाना चाहता है। सरकार से उसने स्किम्ड मिल्क की कीमत 75 रुपए किलो बढ़ाने की मांग की है। 1 किलो स्किम्ड मिल्क से 11 लीटर दूध बनाया जाता है। 1 लीटर स्किम्ड मिल्क पर 340 रुपए का खर्च आ रहा है। ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಲಿಸಿದರೆ आप हमारे ब्रांड की अगर दूसरे राज्यों के ब्रांड से तुलना करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट 5 से 7 रुपए सस्ते हैं। हमने सिर्फ 3 रुपए प्रति लीटर दूध का दाम बढ़ाया है और दही या अन्य प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं किया है। कर्नाटका मिल्क फेडरेशन रोजाना 85 लाख लीटर दूध जमा करता है। खपत 40 लाख लीटर है। बाकी का इस्तेमाल दही, मक्खन, घी, मिठाई, चॉकलेट, लस्सी वगैरह बनाने में किया जाता है। नंदिनी दूध की कीमत बढ़ने से इससे जुड़े उत्पादों की कीमत भी 5 से 8% बढ़ेगी, लेकिन इतना साफ हो गया है कि मौजूदा बढ़ोतरी का तिरुपति लड्डू के लिए नंदिनी घी की सप्लाई में आई रुकावट का लेना देना नहीं है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब ये बात करते हैं मुंबई शहर की, जहां डेंगू तांडव मचा रहा है। सिर्फ जुलाई महीने में 579 मामले रिपोर्ट हुए हैं। बीते साल जुलाई महीने में देखें तो 61 मामले रिपोर्ट हुए थे, यानी कि 800 से भी ज्यादा फीसदी की बढ़त बीते साल की तुलना में इस जुलाई महीने में नजर आ रही है। इधर जो बच्चे हैं नवजात, वो बरसाती फ्लू का इस तरह से शिकार हो रहे हैं कि उन्हें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। मुंबई के जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इरफान अली और उनकी टीम बीते 2 हफ्तों से करीब 17 से 20 घंटे की रोजाना ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अस्पतालों में बरसाती फ्लू के मरीजों की भीड़ लगी है। मुंबई के केजे सुमैया अस्पताल की हालत देखिए। प्राइवेट और सरकारी वार्ड मिलाकर यहाँ करीब 20 नवजात बच्चे वेंटिलेटर पर हैं। ऐसे ही स्पर्श चिल्ड्रन हॉस्पिटल और एक्मे अस्पताल की भी तस्वीर है। मरीज अलग अलग पर लक्षण एक जैसे। इसको 2 दिन से बुखार था। रेगुलर दवा जहाँ से हम लोग ले रहे थे अमित शाह से, उससे दवा लाए लेकिन आराम नहीं हुआ। अचानक इसको रात में बुखार चढ़ गया। इसको मैं साइन हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ नहीं लिए। जेजे लेके गया, वहाँ नहीं लिए। नायर हॉस्पिटल है वहाँ पे भी नहीं लिए। फिर मैं उसको इमरजेंसी में सुमैया हॉस्पिटल में लाया। तो यहाँ पे आने के बाद पता चला कि उनको थोड़ा तकलीफ ज़्यादा है। उसको थोड़ा सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उसको थोड़ा कफ हुआ था। तो डॉक्टर इरवन सर के पास आके कंसल्ट किया तो उन्होंने फिर एडमिट करके आईसीयू में 10 डेज उन्होंने ट्रीटमेंट दिया और मेरा लड़का अभी नॉर्मल है। डॉक्टर ने बोला इसका क्रिटिकल कंडीशन है बहुत, इसको ब्रीथिंग के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है, इसको निमोनिया का सिम्टम दिखा रहा है और ये बच्चे के लिए बहुत खतरनाक है बोले। तो वो वजह से इसको एडमिट करना पड़ा और हम लोग इसको एक 12 से 13 दिन आईसीयू में एडमिट था। आज अल्हम्दुलिल्लाह इरफान डॉक्टर की बहुत मेहरबानी है कि ये नॉर्मल है। केजे सुमैया अस्पताल में गंभीर हालत वाले बच्चे लाए जाते हैं। हर साल मॉनसून में बीमारी तो फैलती है, पर वेंटिलेटर और आईसीयू में इतनी भर्तियां डॉक्टर इरफान पहली बार देख रहे हैं। करीब 60 मरीज रोजाना इनकी ओपीडी में आ रहे हैं। उनमें से करीब 40% मरीज सांस की दिक्कत वाले हैं। 20 से 30% पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन लग रहा है। बाकी उनमें से भी अगर देखें तो 10 to 15% पेशेंट्स को आईसीयू रिक्वायरमेंट भी है। लाइक उनको जब खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तेज बुखार आता है, सांस लेने में तकलीफ होता है
और उन पेशेंट्स को ऑक्सीजन का जरूरत लगता है और उनमें मैक्सिमम पेशेंट को वेंटिलेटर का जरूरत पड़ रहा है। शहर में बरसाती बीमारी जून महीने से ही परेशानी का सबब बनी है। सबसे ज्यादा डेंगू ने उत्पात मचाया है। जुलाई में मुंबई में डेंगू के 579 मामले रिपोर्ट हुए। जून में 353 मामले सामने आए थे, जबकि पिछले साल जून में 39 मामले और जुलाई में 61 मामलों की तुलना में ये बड़ी वृद्धि है। इसके अतिरिक्त मानसून संबंधी अन्य बीमारियों में भी वृद्धि हुई है। जुलाई में मलेरिया के 721 मामले, लेप्टो के 377 मामले, गैस्ट्रो के 1649 मामले, हेपेटाइटिस के 138 मामले, चिकनगुनिया के 24 और H1N1 के 86 मामले सामने आए हैं। इस साल जुलाई महीने में डेंगू के मामलों में बीते साल की जुलाई की तुलना में 800% की बढ़त दिखती है। वहीं नन्हे मासूमों में राइनो वायरस RSV फ्लू का तेज फैलाव चिंता का विषय बना हुआ है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। ऑनलाइन गेमिंग में दांव पर लगने वाली समूची राशि पर 28% टैक्स लगाने का फैसला 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। ये जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। People are saying, okay, we don't mind 18 going to 28, but let it be on GGR. 18% going to 28% GGR will still only give me 12% and not more. So your original 18% is still not realized. It was decided that we levy 28%, which is at the moment within the GST, the highest rate, on face value. प्रेम किसी को किसी से भी हो सकता है और पशु पक्षियों के साथ मनुष्य के प्रेम की कई कहानियां हम लोग देखते सुनते आए हैं। कुछ ऐसा ही दमोह में नजर आ रहा है। सड़कों पर अनाउंसमेंट हो रही हैं, दीवारों पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं और इन सब में तलाश एक तोते की हो रही है। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट देखिए। दमोह के इंदिरा कॉलोनी में सोनी परिवार में इस पिंजरे में मिट्ठू का बस नेम प्लेट लगा था। रहता तो रजाई चादर जहां मन चाहे वहां। मंगलवार शाम अपने परिवार के साथ घूमने निकला, लेकिन कुत्ते भौंके तो डर कर उड़ा और पेड़ पर चला गया, वापस नहीं लौटा। अब घर वाले शहर भर पोस्टर लगा रहे हैं, घोषणा करवा रहे हैं कि मिट्ठू का पता बताने वाले को 10,000 या उससे ज्यादा का भी इनाम देंगे। वो हमारे साथ 2 साल से था, लगाव था बहुत ज्यादा उसको। कुछ बोलता था क्या? हाँ, मिट्टू मिट्टू मम्मी मम्मी बोलता था, गोलू मिट्टू भी बोलता था। और 10 से ज़्यादा हो तो अपन दे देंगे, बस मिल बस जाए वो अपने लिए। परिवार में कैसा माहौल है? परिवार में अच्छा माहौल है। सब जो न उसको बहुत प्यार से रखते थे। पापा तो डेली घुमाने ले जाते थे उसको। अब अचानक से कल क्या वो कुत्ते लोग भौंके तो एकदम से बोड़ा डरों के मारे, ओढ़ के पेड़ पे बैठा, वो पता नहीं पर कहाँ चला गया। दिक्कत ही हो गई। कल रात से हम लोग परेशान हैं। 2 बजे रात से देख रहे, सुबह 6 बजे तक कहीं नहीं मिल रहा। वो भी परेशान है, फैमिली भी परेशान है। भैया जिस किसी को भी मिले इस नंबर पर संपर्क करना, और हो सकेगा तो 10,000 या उससे ज़्यादा मांगेगा तो उतना अपन पैसा देने के लिए तैयार है। अपना मिट्ठू अपने लिए मिल जाए। मिट्ठू के घर वालों ने कोतवाली में भी उसे ढूंढकर लाने के लिए आवेदन दिया है। जिस किसी भी सज्जन को देखे, पता बताने वाले को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ऑटो के जरिए ढूंढना, पोस्टर लगाकर ढूंढना किसी के लिए हास्यास्पद हो सकता है, लेकिन ये बेज़बान सिर्फ एक भाषा समझते हैं, प्रेम की, और इसीलिए शायद सोनी परिवार अपने मिट्ठू के लिए इतना जुड़ाव महसूस कर रहा है। दमोह से अपने सहयोगी महेंद्र और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और फिल्म इंडस्ट्री से दुखद खबर आई है। मशहूर आर्ट डायरेक्टर जो कि कई बड़े फिल्मकारों के साथ काम कर चुके हैं, नितिन देसाई नहीं रहे। बुधवार सुबह अपने कर्जत स्थित स्टूडियो में उनका शव मिला। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। इस खबर से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ उठी है। नितिन देसाई ने जोधा अकबर, लगान, प्रेम रतन धन पायो जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में आर्ट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था। उन्हें 4 बार नेशनल अवार्ड और 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।